बेगुनाहों के लहू से लिखी जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 यह महज एक तारीख नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के माथे पर लगा वह कलंक है जिसे सदियों की बारिश भी नहीं धो सकती। पंजाब के हृदय अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी लाल है। अगर उस मिट्टी को मुट्ठी में भींचकर सुना जाए तो आज भी उसमें से चीखों, सिसकियों और आजादी के नारों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन यह मौत का तांडव अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों का धोखा, क्रूरता और एक ऐसे काले कानून की साजिश थी जिसने पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौर से, जब ब्रिटेन यूरोप के मैदानों में अपनी बादशाहत बचाने के लिए लड़ रहा था। तब हिंदुस्तान के लाखों वीर सपूत अंग्रेजी फौज की वर्दी पहनकर अपना खून बहा रहे थे। भारतीयों को एक भोली सी उम्मीद थी कि युद्ध में इस असीम वफादारी और शहादत के बदले अंग्रेजी हुकूमत उन्हें आजादी की ओर ले जाने वाले कुछ अधिकार देगी। लेकिन साम्राज्यवाद की फितरत में एहसानमंदी नहीं, केवल धोखा होता है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में उठ रही आजादी की आवाजों को कुचलने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था। यह एक आपातकालीन कानून था जिसके तहत पुलिस को असीमित ताकतें दे दी गई थीं। बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के जेल, यह सब आम बात हो गई थी। भारतीयों ने इसे युद्ध के समय की मजबूरी समझकर बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया। आजादी या रियायत देना तो दूर, उन्होंने भारतीयों के सीने पर एक और खंजर उतार दिया, रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की क्रूरताओं को स्थायी बना दिया। फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इस बिल को जबरन पास कर दिया गया। यह कोई आम कानून नहीं था, यह एक ऐसा फंदा था जिसे हर हिंदुस्तानी के गले में डाल दिया गया था। इस कानून का एक ही खौफनाक नारा था, ना दलील, न वकील, न अपील। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को महज शक के आधार पर आतंकी घोषित कर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल की कोठरी में सड़ाया जा सकता था। प्रेस की आजादी का गला घोंट दिया गया। किसी भी सार्वजनिक सभा पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस को बिना वारंट किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेने का अंधा अधिकार मिल गया। अंग्रेजों का मकसद साफ था, हिंदुस्तानियों के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई भी आजादी का ख्वाब देखने की जरूरत न कर सके। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो बगावत को जन्म देता है। पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसी सुलगती आग के बीच महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया। 6 अप्रैल 1919 के दिन पूरे भारत में एक अभूतपूर्व हड़ताल बुलाई गई। क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, देश की सड़कें सूनी हो गईं, दुकानें बंद कर दी गईं, लेकिन लोगों के दिलों की धड़कनें आजादी के नारों के साथ तेज हो गईं। इस आंदोलन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं का साथ मिला। इस बगावत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा पंजाब। पंजाबियों का खून उबल रहा था। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का पवित्र दिन था। अमृतसर की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। हिंदू और मुसलमान जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा शिकार माने जाते थे, आज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। मुसलमानों ने तुर्की के सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे और वे हिंदुओं के साथ एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। यह सिर्फ एक जुलूस नहीं था, यह भारत की एकता का वह महासागर था जिसमें अंग्रेजी राज डूबने वाला था। अमृतसर में इस शांतिपूर्ण लेकिन विशाल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 2 बेहद लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं की आवाज पर अमृतसर की जनता अपनी जान छिड़कती थी। अंग्रेजों को यह हिंदू मुस्लिम एकता और इन नेताओं का बढ़ता कद किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था। बौखलाई हुई अंग्रेजी हुकूमत ने कायरता का सहारा लिया। 10 अप्रैल 1919 की सुबह डिप्टी कमिश्नर ने चालाकी से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अपने घर बुलाया और उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुपचुप तरीके से शहर से बाहर निकालकर धर्मशाला की जेल में भेज दिया गया। उधर पंजाब की स्थिति का जायजा लेने आ रहे महात्मा गांधी को भी पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को रातों रात गायब कर देने से जनता डर कर अपने घरों में छुप जाएगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी की खबर अमृतसर की सड़कों पर फैली, शहर का माहौल बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। अपने चहेते नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर करीब 50,000 निहत्थे लोग सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ आजादी के दीवाने निहत्थे भारतीय थे और दूसरी तरफ संगीने ताने खड़ी क्रूर अंग्रेजी पुलिस। अब अमृतसर की सड़कों पर खून बहना तय था और इसी खून की गंध सूंघते हुए एक ऐसा जल्लाद अमृतसर की तरफ कदम बढ़ा रहा था जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए नफरत का पर्याय बनने वाला था, जनरल रेजिनाल्ड डायर। 10 अप्रैल 1919 का सूरज जब अमृतसर के आसमान पर उगा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अपने साथ खून की बारिश लेकर आया है। शहर के दो सबसे महबूब नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अचानक गायब कर दिए जाने से जनता के दिलों में एक गहरा आघात लगा था। हजारों की संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे, अपने नेताओं का हाल जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ कूच कर रहे थे। उनका मकसद कोई दंगा या फसाद करना नहीं था, वे बस अपने रहनुमाओं की सलामती की भीख मांग रहे थे और उन्हें आजाद करने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सिर पर सत्ता का ऐसा नशा सवार था कि उन्हें हिंदुस्तानियों की हर आवाज बगावत लगने लगी थी। हालगेट पुल के पास इस निहत्थे और शांतिपूर्ण हुजूम का सामना अंग्रेजों की संगीनों से हुआ। बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंग्रेजी पुलिस ने इस शांतिपूर्ण भीड़ पर सीधी गोलियों की बौछार कर दी। पलक झपकते ही सड़क पर लाशें गिरने लगीं। जिन हाथों में कुछ देर पहले तक शांति की तख्तियां थीं, वे अब अपने ही भाइयों के खून से सन चुके थे। अपने निर्दोष साथियों का लहू सड़क पर बहता देख जनता का धैर्य जवाब दे गया। जो भीड़ कुछ देर पहले तक शांति की अपील कर रही थी, वह एक उग्र तूफान में बदल गई। जिस गांधीवादी अहिंसा का पाठ वे इतने दिनों से पढ़ रहे थे, वह ब्रिटिश पुलिस की इस बर्बरता के आगे टूट गया। भीड़ का गुस्सा एक अंधी आग बन चुका था। अमृतसर की सड़कों पर कोहराम मच गया। क्रोधित और बेकाबू भीड़ ने नेशनल बैंक और अलायंस बैंक की इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक झड़प में 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और कई सरकारी इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया। लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजों के भीतर बदले की सबसे भयानक और अमानवीय आग को जन्म दिया। यह थी मार्सेला शेरवुड की घटना। मार्सेला शेरवुड नाम की एक अंग्रेज मिशनरी महिला साइकिल से एक संकरी गली से गुजर रही थी। तभी बेकाबू भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। हालांकि कुछ स्थानीय भारतीयों ने ही अपनी जान पर खेलकर उस अंग्रेज महिला को बचाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के घमंड पर एक बहुत बड़ा प्रहार थी। गोरे अंग्रेजों के लिए यह बात असहनीय थी कि उनके पवित्र रंग पर किसी गुलाम हिंदुस्तानी ने हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की। इसी सुलगते हुए माहौल के बीच 11 अप्रैल को जालंधर से एक खूंखार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को अमृतसर का नियंत्रण सौंपने के लिए बुलाया गया। यह था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर कोई आम फौजी नहीं था। वह साम्राज्यवाद के गुरूर, नस्लभेदी मानसिकता और हिंदुस्तानियों के प्रति बेइंतहा नफरत से भरा हुआ एक क्रूर इंसान था। जब उसने मार्सेला शेरवुड पर हुए हमले के बारे में सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। डायर ने अमृतसर पहुंचते ही शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया। उसने शहर की बिजली और पानी की आपूर्ति कटवा दी। 12 अप्रैल की शाम तक उसने शहर में मुनादी करवा दी कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यह एक तरह का अघोषित मार्शल लॉ था। लेकिन डायर की चालाकी देखिए, यह मुनादी शहर के बहुत छोटे हिस्से में की गई थी। ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों और आम लोगों को इस तानाशाही फरमान की कोई भनक तक नहीं थी। डायर का इरादा सिर्फ शांति बहाल करना नहीं था, वह तो हिंदुस्तानियों को एक ऐसा खौफनाक सबक सिखाना चाहता था जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई दे। और फिर आई 13 अप्रैल 1919 की वह मनहूस सुबह। यह पंजाब के सबसे बड़े त्योहार बैसाखी का दिन था। सदियों से बैसाखी का यह पावन दिन खुशियों, नई फसल के कटने की उम्मीदों और भाईचारे का प्रतीक रहा था। दूर दराज के गांवों से किसान अपनी पत्नियों और छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां थामे नए नए कपड़े पहनकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आ रहे थे। पूरे शहर में एक तरफ त्योहार की रौनक और उल्लास था तो दूसरी तरफ अंग्रेजी बंदूकों का खामोश और खूंखार पहरा। स्वर्ण मंदिर के ठीक बगल में एक 6.5 एकड़ का मैदान था, जलियांवाला बाग। यह कोई खूबसूरत बगीचा नहीं था, बल्कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे मकानों
और पक्की दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था। इसके अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए बस एक ही बहुत संकरा सा रास्ता था। जो गांव वाले मीलों का सफर तय करके अमृतसर आए थे, वे स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद सुस्ताने के लिए इस जलियांवाला बाग में आकर बैठने लगे। कोई पेड़ की छांव में अपने बच्चों को रोटियां खिला रहा था, कोई कुएं के पास बैठकर अपनी थकान मिटा रहा था, तो कोई मेले के खिलौने खरीद रहा था। उसी दिन शाम के वक्त रॉलेट एक्ट के काले कानून और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शहर के कुछ स्थानीय नेताओं ने उसी जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सभी धर्मों और हर उम्र के लोग उस बाग में मौजूद थे। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे और उस मैदान में लगभग 15,000 से 20,000 लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। एक लकड़ी के मंच पर खड़े होकर नेता शांति, एकता और देश प्रेम के भाषण दे रहे थे। हवा में आजादी की मीठी मीठी सुगबुगाहट थी। उन निहत्थे और मासूम चेहरों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके सिरों के ऊपर आसमान में एक ब्रिटिश हवाई जहाज मंडराते हुए उनकी गिनती कर रहा है और उनकी मौत का फरमान लिख रहा है। वे नहीं जानते थे कि मौत एक खाकी वर्दी पहनकर हथियारों से लैस होकर उसी एक संकरे रास्ते से उनकी तरफ बढ़ रही है। जनरल डायर को जैसे ही इस विशाल सभा की खबर मिली, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसे वह मौका मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसा नरसंहार करने का मौका जो ब्रिटिश ताज के आगे सिर उठाने वाले हर हिंदुस्तानी की रूह कंपा दे। उसने अपनी राइफलों को लोड करवाया और अपने 90 गोरखा और बलूच सैनिकों की टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग की तरफ कूच कर दिया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। बैसाखी की उस सुनहरी शाम में जलियांवाला बाग का माहौल एक मेले जैसा था। लकड़ी के एक छोटे से मंच पर खड़े होकर एक स्थानीय नेता लोगों को आजादी, सत्य और अहिंसा का महत्व समझा रहा था। हजारों की उस भीड़ में कोई अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर भाषण सुन रहा था, कोई जमीन पर बैठा था, तो कुछ दूर दराज से आए थके हारे किसान पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे। उस निर्दोष और निहत्थी भीड़ को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि बाग के उस एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार से मौत ने अपने कदम अंदर रख दिए हैं। शाम के करीब 5:15 बज रहे थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी 90 सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसमें गोरखा और बलूच रेजिमेंट के जवान शामिल थे, के साथ वहां पहुंच चुका था। बाग की तरफ जाने वाली गली इतनी तंग थी कि उसकी मशीन गन से लैस 2 बख्तरबंद गाड़ियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकीं। डायर ने उन्हें बाहर ही छोड़ दिया और अपने सैनिकों को लेकर अंदर दाखिल हो गया। बाग में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहला और सबसे खौफनाक काम यह किया कि उस एकमात्र निकास द्वार को अपने सैनिकों से पूरी तरह ब्लैक करवा दिया। अब वह 6.5 एकड़ का मैदान एक विशाल बूचड़खाने में तब्दील हो चुका था, जिसके अंदर 20,000 बेगुनाह हिंदुस्तानी किसी पिंजरे में कैद परिंदों की तरह फंस चुके थे। डायर के सीने में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसने भीड़ को तितर बितर होने के लिए ना तो कोई चेतावनी दी, ना हवा में कोई हवाई फायर किया और ना ही किसी मुनादी का सहारा लिया। उसका मकसद उस भीड़ को वहां से भगाना नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सुलाना था। उसने एक ठंडी और बेरहम निगाह से उस अपार भीड़ को देखा और अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का इशारा किया। अगली ही पंक्ति में खड़े 50 राइफलधारी सैनिक अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी ली एनफील्ड राइफलों की ठंडी नालें उस अनजान भीड़ की तरफ तान दी। डायर के होंठ हिले और उसके मुंह से वह खौफनाक लफ्ज निकला जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को लहूलुहान कर दिया। फायर! फायर का आदेश गूंजते ही जलियांवाला बाग गोलियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट से दहल उठा। हवा को चीरती हुई शीशे की गर्म गोलियां सीधे हिंदुस्तानियों के सीनों में ढंसने लगीं। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक शांति से बैठे थे, वे अचानक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में उस बाग में एक ऐसा हाहाकार मच गया जिसकी कल्पना नरक में भी नहीं की जा सकती। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, लेकिन निकास द्वार पर तो खुद मौत बंदूक ताने खड़ी थी। डायर एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा यह खूनी खेल देख रहा था। यह सिर्फ एक अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी दरिंदगी थी। डायर जानबूझकर अपने सैनिकों को निर्देश दे रहा था कि गोलियां उस तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी है। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग की 10 फीट ऊंची पक्की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, डायर के सैनिक उन्हें चुन चुनकर अपना निशाना बना रहे थे। दीवार फांदने की कोशिश करते युवा गोलियों का शिकार होकर धड़ाम से जमीन पर गिर रहे थे। किसी के सिर के चीथड़े उड़ गए, किसी की आंतें बाहर आ गईं, तो किसी का मासूम बच्चा उसकी गोद में ही छलनी हो गया। बैसाखी के उजले कपड़े अब गहरे लाल रंग में रंग चुके थे।
जब बंदूकों की बौछार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो बाग में मौजूद सैकड़ों लोगों ने बीचों बीच बने उस इकलौते कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों को लगा कि शायद इस कुएं के अंदर छुपकर वे गोलियों की इस अंधी बारिश से बच जाएंगे। जान बचाने की उस खौफनाक जद्दोजहद में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब एक के ऊपर एक उस गहरे कुएं में छलांग लगाने लगे, लेकिन वह कुआं भी मौत का कुआं बन गया। देखते ही देखते वह कुआं इंसानी लाशों और तड़पते जिंदों से ऊपर तक भर गया। दम घुटने और कुचले जाने से वहां एक अलग ही दर्दनाक मौत ने अपना तांडव किया। बाद में जब उस कुएं से लाशें निकाली गईं, तो उसमें से 120 बेजान शरीर बाहर आए थे। पूरे 10 मिनट इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो 10 मिनट थे जब समय भी अपनी आंखें बंद करके खून के आंसू रो रहा था। उन 10 मिनटों में डायर के सैनिकों ने बिना रुके 1650 राउंड गोलियां दागी। यह अंधी फायरिंग तब जाकर रुकी जब सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म होने को आ गईं। फायरिंग थमने के बाद का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। बाग की जमीन पूरी तरह से खून के दलदल में बदल चुकी थी। हवा में बारूद की गंध और खून की महक घुल गई थी। आधिकारिक आंकड़ों ने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन उस दिन 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल होकर उस मैदान में तड़प रहे थे। जनरल डायर उसी बर्फीली खामोशी और गुरूर के साथ अपने सैनिकों को लेकर वापस लौट गया, जैसे वह कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया हो। उसने अपनी इंसानियत का गला घोंटते हुए किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। शाम ढलते ही डायर ने पूरे अमृतसर शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और पानी बिजली काट दी। आदेश था कि जो भी सड़क पर दिखा उसे गोली मार दी जाएगी। वह 13 अप्रैल की रात जलियांवाला बाग के लिए कयामत की रात थी। घायल प्यास से तड़प रहे थे। पानी पानी की सिसकती आवाजें उस अंधेरे बाग में गूंज रही थीं, लेकिन उन्हें पिलाने के लिए वहां सिर्फ खून था। उसी काली और डरावनी रात में रतन देवी नाम की एक वीरांगना महिला अपने मृत पति की लाश के पास बाग में बैठी रही, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए, खून की गंध सूंघकर आने वाले जंगली कुत्तों और सियारों से अपने पति के शव को नोचे जाने से बचाती रही। वो रात महज चीखों, सिसकियों और बेबसी की रात नहीं थी। उस रात जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने आजादी के लिए एक ऐसा बीज बो दिया था जिससे उठने वाला तूफान अब ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाला था। उस रात हिंदुस्तान का हर कोना रोया था, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं बल्कि इंतकाम की वह भयानक आग थी जिसे बुझा पाना अब अंग्रेजों के बस में नहीं था। 14 अप्रैल की सुबह जब अमृतसर में सूरज निकला तो उसकी किरणें भी बाग में बिखरी लाशों को देखकर सहम गई होंगी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बर्बरता यही नहीं रोकी। इस नरसंहार के तुरंत बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। हिंदुस्तानियों को सड़कों पर पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया, सरेआम कोड़े मारे गए और अमानवीय यातनाएं दी गईं। पंजाब को एक खौफनाक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया था। जब इस भीषण नरसंहार की खबर देश और दुनिया में फैली तो ब्रिटिश सरकार ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमीशन का गठन किया। यह न्याय का नहीं बल्कि बेशर्मी का एक ऐसा नाटक था जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। कमीशन के सामने जब जनरल डायर पेश हुआ तो उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने बड़ी बेबाकी और गुरूर से कहा कि वह चाहता तो भीड़ को बिना गोली चलाए भी हटा सकता था, लेकिन वह हिंदुस्तानियों को एक सबक सिखाना चाहता था। इतने बड़े अमानवीय जुर्म के बावजूद अंग्रेजों ने डायर को कोई कड़ी सजा नहीं दी, बस उसे उसके सैन्य पद से हटाकर वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर इस हत्यारे का स्वागत किसी अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक हीरो की तरह किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे पंजाब का रक्षक बताकर उसकी तारीफों के पुल बांधे। ब्रिटिश अखबारों और उसके समर्थकों ने चंदा इकट्ठा करके उसे 26,000 पाउंड की भारी भरकम रकम और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट की। अंग्रेजों की इस नीचता ने हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलग रही आग को भड़काकर ज्वालामुखी बना दिया। इस घोर अन्याय से आहत होकर नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि ठुकरा दी। उन्होंने वायसराय को लिखे एक कड़े पत्र में कहा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के ये तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में हमारी शर्म को और बढ़ा देते हैं। उधर महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से मिले कैसर ए हिंद पदक को वापस लौटा दिया। अब आजादी की लड़ाई केवल अधिकारों की मांग नहीं रह गई थी, यह अब आर पार की जंग बन चुकी थी। जलियांवाला बाग की इस खून से सनी मिट्टी ने भारत को ऐसे दो वीर सपूत दिए जिनकी गूंज से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें
हमेशा के लिए हिलने वाली थीं। जब इस नरसंहार की खबर लाहौर के पास स्थित एक स्कूल में पहुंची तो वहां पढ़ने वाला एक 12 साल का लड़का स्कूल छोड़कर सीधा अमृतसर की तरफ भाग खड़ा हुआ। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भविष्य के शहीद आजम भगत सिंह थे। उस छोटे से बच्चे ने जलियांवाला बाग पहुंचकर वहां की लाल मिट्टी को अपने मासूम हाथों में उठाया, उसे एक कांच की शीशी में भरा और कसम खाई कि वह अपने देश को इन जालिमों के चंगुल से आजाद कराकर ही दम लेगा। वह शीशी भगत सिंह के लिए किसी भगवान की मूरत से कम नहीं थी, जिसने उन्हें आगे चलकर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने की प्रेरणा दी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक और संतोषजनक अध्याय अभी बाकी था। जनरल डायर ने तो गोलियां चलवाई थीं, लेकिन इस पूरे नरसंहार का असली मास्टरमाइंड और पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। उसी ने डायर के हर क्रूर कदम को सही ठहराया था। ओडायर रिटायर होकर इंग्लैंड में एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था। जनरल डायर तो 1927 में ही लकवा मारने और ब्रेन हेमरेज से तड़प तड़प कर मर चुका था, लेकिन ओडायर का हिसाब अभी बाकी था। जलियांवाला बाग के उस खूनी मंजर का एक चश्मदीद गवाह था, जिसके सीने में बदले की आग 21 सालों तक धधकती रही। सरदार ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने अपने देश के बेगुनाहों का खून अपनी आंखों से बहते देखा था। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस नरसंहार के मुख्य दोषी को उसी के घर में घुसकर मारेंगे। 2 दशकों तक अपना नाम और भेष बदलते हुए, कई देशों की खाक छानते हुए वह आजादी का दीवाना आखिरकार लंदन पहुंच ही गया। 13 मार्च 1940 का दिन, लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओडायर वहां एक सभा में भाषण दे रहा था। सरदार ऊधम सिंह एक मोटी किताब के अंदर पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटकर उसमें अपनी बंदूक छिपाकर उस हाल में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही सभा खत्म हुई और ओडायर अपनी कुर्सी से उठा, ऊधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा उस शैतान की तरफ तान दी। धाएं धाएं। लंदन के उस हाल में गूंजी उन गोलियों की आवाज असल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में चीखने वाले उन हजारों बेगुनाहों की आवाज थी। ओडायर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। 21 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि सीना तानकर खड़े रहे और गर्व से अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने पूरी दुनिया को यह खौफनाक पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तानी अपने बेगुनाहों का बहा एक एक कतरा खून कभी नहीं भूलते। उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई और वे अमर हो गए। जलियांवाला बाग का वह 6.5 एकड़ का मैदान आज भी एक मूक गवाह बनकर खड़ा है। वहां की दीवारों पर बने गोलियों के वो सुराख आज भी चीख चीख कर उस दिन की दरिंदगी की गवाही देते हैं। यह शहादत व्यर्थ नहीं गई। इसी खून ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और 1947 में उसी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। जलियांवाला बाग के शहीदों की वह चिता, भगत सिंह का वह जज्बा और ऊधम सिंह का वह प्रतिशोध भारत के इतिहास का वह अमर अध्याय है, जो हर हिंदुस्तानी की रगों में हमेशा देशभक्ति का खून बनकर दौड़ता रहेगा। जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमारत की बात करने जा रहे हैं जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ गहरा नीला समुंदर हो, हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन ना हो और आपको एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती हो। काला पानी की सजा सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि वो एक मानसिक और शारीरिक नर्क था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश के उन वीर सपूतों को तोड़ने के लिए बनाया था जो आजादी का ख्वाब देखते थे। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर इसे काला पानी ही क्यों कहा गया? क्या वहां का पानी काला था? नहीं, इसके पीछे एक गहरा डर और एक शातिर अंग्रेजी चाल थी। आज के इस एआई के द्वारा बने वीडियो में हम सिर्फ सेलुलर जेल की दीवारों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस दर्द और यातनाओं को भी महसूस करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हर पल झेली थी। हम समझेंगे कि कैसे एक 13.5 फुट की कोठरी में इंसान का दिमाग हिल जाता था और कैसे एक नारियल छीलने का काम मौत की सजा से भी बदतर हो जाता था। सबसे पहले इसके नाम के पीछे का राज समझते हैं।
काला शब्द यहाँ काल यानी मौत और समय दोनों को दर्शाता है, लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी था। 500 BCE के आसपास लिखी गई बौद्धायन धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों में समुद्रयान यानी समुद्र पार करने को एक बड़ा पाप माना जाता था। उस जमाने में हिंदू धर्म में यह विश्वास था कि अगर कोई आदमी समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता है और उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सिर्फ गोली मारना काफी नहीं है, क्योंकि एक शहीद हजारों नए क्रांतिकारियों को जन्म देता है। उन्हें उन क्रांतिकारियों को उनके समाज, उनके परिवार और उनकी पहचान से तोड़ना था। इसे सोशल डेथ कहा गया। जब एक क्रांतिकारी को इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान भेजा जाता था तो उसे लगता था कि अब उसका धर्म और उसका देश हमेशा के लिए छूट गया है। यहां तक कि महात्मा गांधी जब अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके गांव वालों ने भी उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने समुद्र पार किया था। अंग्रेजों ने इसी डर को हथियार बनाकर 1896 में सेल्यूलर जेल का निर्माण शुरू किया। अब जरा मैप पर ध्यान दें। इंडिया के मैप में नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है और वहां स्थित है अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये आइलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये जेल बनाई गई थी। इस जेल को बनाने में 10 साल लगे और लगभग 5,17,000 रुपए का खर्चा आया। हैरानी की बात यह है कि इस जेल को बनाने वाला कोई मजदूर नहीं, बल्कि वही कैदी थे जिन्हें बाद में उसी में कैद होना था। बिल्डिंग का सारा सामान, खासतौर पर लाल ईंटें, बर्मा यानी म्यांमार से मंगवाई गई थी। लगभग 30 लाख ईंटों और हजारों क्यूबिक फीट पत्थरों से ये 7 विंग वाली विशाल जेल खड़ी की गई। हर विंग 3 मंजिला थी और हर सेल का साइज 13.5 फुट बाई 7 फुट था। ये जेल बनाने के लिए पहले वहां के घने जंगलों को काटा गया, जहां जहरीले सांप, बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कैदियों की मौत का इंतजार कर रहे थे। इस जेल का डिजाइन दुनिया की सबसे खतरनाक डिजाइनों में से एक था। इसका आइडिया एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर आर्गस पैनोप्टिस से लिया गया था, जिसके शरीर पर हजारों आंखें थी और वो हर तरफ देख सकता था। इसी से इंस्पायर होकर 18वीं सदी में जेरेमी बेंथम ने पैनोप्टिकॉन डिजाइन सोचा। डिजाइन का लॉजिक सिंपल था, बीच में एक विशाल वॉच टावर और उसके चारों तरफ 7 अलग अलग विंग्स। गार्ड बीच में खड़ा होकर हर सेल पर नजर रख सकता था, लेकिन कैदी को यह कभी पता नहीं चलता था कि गार्ड उसे देख रहा है या नहीं। इससे कैदियों के अंदर हर वक्त एक डर बना रहता था। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक विंग के सेल्स का सामने वाला हिस्सा दूसरी विंग की पीछे वाली दीवार के सामने होता था। इसका मतलब था कि आप बरसों तक जेल में रहेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी सेल के कैदी से बात तो क्या, उसकी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। इसे सेल्यूलर जेल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ कैदियों को ग्रुप में नहीं बल्कि इंडिविजुअल सेल्स में रखा जाता था, ताकि वो अकेलेपन से मानसिक तौर पर टूट जाए। जब किसी कैदी को काला पानी की सजा होती थी तो उसे हाथों में बेड़ियां पहनाकर एक शिप में भरा जाता था। चेन्नई या कोलकाता से अंडमान पहुंचने में 3-4 दिन लगते थे। पहुंचते ही उन्हें एक पतला सा कपड़ा, एक लंगोट और गले में एक लोहे का आईडी टैग दे दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ने कैदियों को 2 कैटेगरी में बांटा था, डी यानी डेंजरस और पीआई यानी परमानेंटली इनकार्सरेटेड। डेंजरस कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता था जिनसे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे, जैसे वीर सावरकर। सावरकर ने 1910 में मार्सेल पोर्ट पर शिप की एक छोटी खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की थी। इसलिए अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनके सेल पर डबल सिक्योरिटी लगाई गई थी। जेल का मेन जेलर हमेशा ब्रिटिश होता था, जैसे डेविड बेरी, जो खुद को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहता था। लेकिन कैदियों को डंडे मारने का और उन पर नजर रखने का गंदा काम जमादार करते थे। ये जमादार अक्सर वही कैदी होते थे जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और अपने ही लोगों पर जुल्म करने में मजा लेते थे। अब बात करते हैं उस काम की जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, कोलू चलाना। जेल में हर दिन हजारों नारियल आते थे। कैदियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। पहले ग्रुप का काम था हाथों से नारियल छीलना। सावरकर अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि नारियल छीलने से हाथों की खाल निकल जाती थी और खून बहने लगता था। लेकिन इससे भी बुरा था कोल्हू में तेल निकालना। आपने गांव में देखा होगा कि एक बैल चक्की घुमाता है और तेल निकलता है, लेकिन काला पानी में बैल की जगह इंसान को जोता जाता था। एक कैदी को हर दिन 30 पाउंड यानी लगभग 14 लीटर तेल निकालना पड़ता था। सोचिए, 11 से 12 घंटे तक बिना रुके बिना बैठे एक भारी लोहे की चक्की को घुमाना। अगर कोई थकता रुक जाता तो जमादार के डंडे उसके शरीर की खाल उधेड़ देते थे। लूज मोशन हो, बुखार हो या शरीर टूट रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था।
कोटा पूरा करना ही पड़ता था। कई लोग तो कोल्हू चलाते चलाते बेहोश हो जाते थे, लेकिन उन्हें होश में लाकर फिर से उसी काम में लगा दिया जाता था। दोस्तों, शारीरिक दर्द से ज्यादा गहरा था कैदियों का अपमान। जेल में शाम 6 बजे सेल्स बंद हो जाते थे और अगले दिन सुबह 6 बजे खुलते थे। इस बीच वॉशरूम जाने की कोई इजाजत नहीं थी। हर सेल में एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखा जाता था जो अक्सर रात तक भर जाता था। अगर किसी को इमरजेंसी हुई तो उसे उसी कोठरी में दीवार या जमीन पर मल मूत्र त्यागना पड़ता था। सुबह होने पर उस कैदी से ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी और फिर उसे टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था ताकि बाकी लोग देखकर डर जाएं। खाना तो खैर नाम का ही था। नालियों के पास उगी घास और कीड़े मकोड़ों से भरा दलिया कैदियों को परोसा जाता था। पानी इतना गंदा होता था कि उसमें कीड़े तैरते थे। इतने अपमान और यातनाओं के बीच कैदियों के पास सिर्फ एक ही सहारा होता था, उनका हौसला। इंदु भूषण रॉय जैसे क्रांतिकारियों ने तो तंग आकर अपने ही सेल में फांसी लगा ली थी, क्योंकि आइसोलेशन का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। 1933 में काला पानी के कैदियों ने इस जुल्म के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। ये स्ट्राइक 45 दिनों तक चली। अंग्रेज डर गए कि अगर ये मर गए तो देश में बगावत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फोर्स्ड फीडिंग शुरू की। कैदियों को एक बेड पर बांध दिया जाता था और एक रबर ट्यूब उनके नाक के रास्ते पेट में घुसाई जाती थी ताकि दूध और चीनी का घोल दिया जा सके। लेकिन यह बहुत खतरनाक था। महावीर सिंह जैसे वीरों के साथ यही हुआ। वो ट्यूब पेट की जगह उनके फेफड़ों में चली गई और दूध लंग्स में भर गया। महावीर सिंह, मोहन किशोर और मोहित मोइत्रा जैसे फ्रीडम फाइटर्स इसी फोर्स्ड फीडिंग की वजह से शहीद हो गए। इनकी लाशों को बिना किसी सम्मान के एक बोरी में बंद करके समुंदर में फेंक दिया जाता था। ब्रिटिशर्स जानते थे कि जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई दीवार कूद भी गया तो बाहर या तो गहरा समुंदर था या फिर घना जंगल, जहां जरावा ट्राइब के लोग रहते थे जो बाहरी लोगों को देखते ही मार देते थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक कैदी को पूरे साल में सिर्फ एक बार अपने घर चिट्ठी भेजने की इजाजत थी, और वो चिट्ठी भी ऐसी जिसे हर जेल ऑफिसर पढ़ता था। आप जेल के अंदर होने वाले जुल्म के बारे में एक शब्द नहीं लिख सकते थे। लेटर का साइज भी इतना छोटा होता था कि सिर्फ जरूरी बातें ही लिखी जा सके। अगर किसी ने गलती से भी जेल की बुराई की तो उसका लेटर फाड़ दिया जाता था और उसे सजा मिलती थी। लेकिन फिर भी मोतीलाल वर्मा जैसे वीरों ने चोरी छुपे लेटर्स बाहर पहुंचाए, जो जब न्यूज़पेपर्स में छपे तो पूरी दुनिया को पता चला कि अंडमान की उस खूबसूरत सीनरी के पीछे कितना बड़ा नर्क छुपा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने हर तरह का टॉर्चर डिवाइस, चाहे वो बेड़ियां हो, चेन हो या फ्लॉगिंग स्टैंड्स हो, सब कुछ खास तौर पर इंग्लैंड से मंगवाया था ताकि भारतीयों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के लगातार दबाव के बाद काला पानी के कैदियों को रिहा करना शुरू किया गया। लेकिन 1942 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने अंग्रेजों से भी ज्यादा दरिंदगी दिखाई। उन्होंने बच्चों और औरतों को भी इस जेल में बंद कर दिया। 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर आए तो उन्होंने पहली बार वहां तिरंगा फहराया। लेकिन जापानियों ने उन्हें जेल का वही हिस्सा दिखाया जो साफ सुथरा था। असली टॉर्चर सेल्स उनसे छुपाए गए। आज सेल्यूलर जेल की 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बची हैं। बाकी या तो भूकंप में टूट गईं या जापानियों ने बड़े बड़े हिस्सों को तोड़ दिया। आज ये जगह एक नेशनल मेमोरियल है, जहां लाइट एंड साउंड शो के जरिए उन सारी दर्दनाक कहानियों को सुनाया जाता है।
दोस्तों, आज जिस आजादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत इन्हीं वीर जवानों ने अपने खून और पसीने से चुकाई है। सेल्युलर जेल की वो दीवारें, वो कोलू और वो लोहे की बेड़ियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। वीर सावरकर ने उन्हीं दीवारों पर कोयले से कविताएं लिखी थीं, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब भी आप अंडमान जाएं, तो सिर्फ बीच पर ना घूमें, बल्कि इस जेल में जाकर उन लोगों को एक बार नमन जरूर करें जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। ज्ञान स्टोरेज की आज ये वीडियो हम उन सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को डेडिकेट करते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और अगर ये AI वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और बताएं कि आप अगला वीडियो किस हिस्टोरिकल टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आपके सामने 2 वीडियो और दिख रही होगी, आप उन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। विक्की को देख, हम भी कर लेते हैं। बजी क्रीम बेल की घंटी, शुरू बेल्ला पंती विद क्रीम बेल आइसक्रीम्स।